हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपने विज़न के टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे फुल लेंथ। तो 4 लेंथ हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिए हैं। तो चलिए हम फिफ्थ टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिटरीज प्ले अ वाइटल रोल इन द स्टॉक मार्केट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिटरीज? दीज आर द इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये बात बिल्कुल सही है। डिपॉजिटरीज को कौन रेगुलेट करता है? SEBI। तो ये बात बिल्कुल सही है। एट प्रेजेंट इंडिया में सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज है। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसे हम NSDL भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सेंट्रल सर्विसेज लिमिट भी है। तो ये दो है हमारे इंडिया में डिपॉजिटरीज। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? तीनों के इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। Consider the following statement. Constitution of India provides the provision for the nomination of Anglo-Indians to either house of the Parliament. तो गाइस इसमें क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनेशन करने का जो प्रोविजन देता है वो ओनली लोकसभा में देता है अंडर आर्टिकल 331, ठीक है, ना कि इसमें किसमें देता है? राज्यसभा में। तो ये गलत हो गया। एंग्लो इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। तो गाइस ये गलत है। अंडर आर्टिकल 366 क्लोज 2 वहाँ पे एंग्लो इंडियंस को डिफाइन किया गया है। अभी तक किसी भी एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया स्टेट असेंबली में अभी तक। तो ये बात बिल्कुल गलत है। स्टेट असेंबली में भी क्या है? एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट कैसी क्या है? इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका? नीदर। Which of the following adaptation mechanism is that seen in the tropical rainforest? ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलता है? लीव्स हैव ड्रिप ट्रिप्स, ये बात बिल्कुल सही है। स्टिल्ट रूट्स होती हैं, ये बात भी सही है। एपिफाइट्स होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल द 3 स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। अगर आपने किसी बिल को अमेंड करना है अंडर आर्टिकल 368 तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या दे रखा है? पास्ट आप मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से पास करते हो, ये बात बिल्कुल सही है। या फिर आप क्या कर सकते हो? किसी भी हर एक हाउस की सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो, ये बात भी सही है। या फिर आप लेजिस्लेचर से पास कर सकते हो नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement. According to the Indian Constitution, the President with respect to any union territory may specify any caste as scheduled caste by the public notification. ये बात बिल्कुल सही है। देखो, जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी में किस शेड्यूल कास्ट को आपने ऐड करना है वो क्या कर सकता है? वो नोटिफाई कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू इंक्लूड एक्सक्लूड एनी कास्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। नहीं, देखो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होती। एनी बिल टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शुड बी एग्रीड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ओनली। देखो ओनली नहीं है, नो डाउट क्या है, जो लिस्ट पहले कौन बना के भेजता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही लिस्ट बना के भेजता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1 ओनली विद रेफरेंस होता है क्रेडिट रेशनिंग। तो ये क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है, आपको पता है कि हमारा क्या है, रेशनिंग चलती है लाइक 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स में क्या है, लैंडिंग देनी है, ठीक है। तो इट इज अ सिचुएशन इन विच द बैंक्स डिनाई क्रेडिट टू द बोरोवर इवन इफ दे आर विलिंग टू पे हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बी है। Which of the following can be considered as the causes of the deflationary gap in an economy? देखो डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? कभी जैसे एकदम से क्या है, महंगाई का जैसे मतलब जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई बढ़ जाना। डिफ्लेशन में क्या होता है कि चीज़ों में क्या है, सस्ता हो जाना, ठीक है। तो क्यों होता है? फॉल इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये बिल्कुल सही। देखो इन्फ्लेशन में क्या होता है? मनी का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिफ्लेशन में क्या होता है? जो मनी का इनफ्लो है वो बहुत कम हो जाता है। अब बंदे के पास पैसा ही नहीं होगा तो कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी गिरावट होगी। ऑफकोर्स उसके पास पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? दूसरी बात ये है कि प्रोडक्शन तो होगी लेकिन डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं? क्योंकि बंदे के पास पैसा नहीं है। तो तीनों के तीनों केस में क्या डिफ्लेशन देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो गाइस हमने PT 365 एनवायरमेंट कवर किया था, जर्मन वाच के इसको रिलीज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन अ कोर्ट इशू द रेट ऑफ मैंडमस? मैंडमस के रेट कब कोर्ट इशू कर सकती है? तो गाइस मैंडमस क्या है, इसमें मेनली हम तब इशू करते हैं ताकि क्या कर सकें, अगर कोई बॉडी अपना काम नहीं कर रही है तो हम उसको एक वो बोलते हैं कि हाँ आप क्या करो, अपनी कमांड, वी कमांड का मतलब होता है, एक्चुअली मैंडेमस का मतलब कहता है वी कमांड, वो कमांड देती है कि आप अपनी जो ड्यूटीज है उन्हें करो, ठीक है। टू प्रिवेंट अ ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। तो गाइस ये जो मेनली होता है ये प्रोहिबिशन रिट में आता है, ठीक है, अगर कोई अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर देता है, ठीक है। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, टू कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली 3। पत्थलगाड़ी मूवमेंट ये न्यूज़ में था विच ये कहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था? देखो जो पत्थल गाड़ी का मतलब ये होता है कि किसी स्टोन को कार्व करना, ठीक है। तो पत्थलगाड़ी मूवमेंट वाज रिलेटेड टू द डाइल्यूशन ऑफ ट्राइबल राइट्स बाय इरेक्टिंग द स्टोन्स आउटसाइड द विलेज इन झारखंड एंड मेकिंग ट्राइबल्स अवेयर ऑफ देयर फॉरेस्ट राइट्स। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? डी। अब आपने बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से करके जाना। दिस एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात बिल्कुल सही है। देखो आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी आया था, जिसमें क्या किया था, जो पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको सेपरेटली क्या किया, हैंडल किया जाने के लिए, ठीक है। इट कंबाइन द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द कमांडर इन चीफ। नहीं, देखो कोई भी कंबाइन नहीं किया गया तो ये गलत हो गया। अथॉरिटी
टू अपॉइंट गवर्नर जनरल वाज स्टिल हेल्ड विद द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ क्राउन। तो ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। अब आपने बताना है जो कौन सी कंट्रीज है जो नॉर्थ सी को क्या करती है, कंट्रीज क्या करती हैं, बॉर्डर करती हैं। जो गाइस नॉर्वे भी करती है, फ्रांस भी करती है, आयरलैंड नहीं करता। देखो गाइस यूके करता है, अभी मैप नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखा दी, नेदरलैंड भी है, बेल्जियम भी, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 2, 4 एंड 5 है, ठीक है। अगर आपको पता होगा आयरलैंड नहीं करते तो आप पहले थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो, तो आप 2 स्टेटमेंट में रह जाओगे, ठीक है। अब आपने बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइगर सेंसस। इट इज अ क्विनकेनियल एक्सरसाइज कैरिड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो गाइस क्विनकेनियल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, जो 5 साल में एक बार हो। लेकिन गाइस जो ये जो सेंसस होता है वो 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सेंसस कर्नाटक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर नहीं, गाइस हमने पता था मध्य प्रदेश में ना कि कर्नाटक में। अमंग द टाइगर रिजर्व बुक्सा टाइगर रिजर्व रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर। तो गाइस हमने ये भी पढ़ा था कि 3-4 टाइगर रिजर्व है जहाँ पे एक भी टाइगर को नहीं किया गया, ठीक है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व में क्या है, किसी भी टाइगर को रिकॉर्ड नहीं किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है डी, दैट इज द नन। एक सेकेंड। He was a pioneer of the social reform through journalism in Bombay. He started the newspaper Darpan. He is known as the father of the Marathi journalism. He founded the Bombay Native General Library. Which of the following personality is being described above? तो गाइस जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो बाल शास्त्री जंभेकर। तो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का नहीं पता है, ठीक है, अगर आप अब क्या कर सकते हो, अलग से नोट्स में क्या बन सकते हो कि बाल शास्त्री जंभेकर ने क्या क्या काम किया। उन्होंने एक न्यूज़पेपर दर्पण लिखा हुआ है, इनको मराठी जर्नलिज्म का फादर बोलते हैं, और इन्होंने बॉम्बे नेटिव जर्नली को फाउंडेड किया। सो दैट अगर यूपीएससी में से क्वेश्चन आ गया, अगर आपको एक चीज़ भी ट्रिक पता होगी तो आप ताकि इस क्वेश्चन को मार्क कर सकें। देखो हमारा क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज लगाने का एम यही होता है ताकि हम क्या कर सकें, क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल में वो गलती ना करें, ठीक है। विद रेफरेंस टू द फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन ऑफन इन यूज में द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ प्रोसेस दैट कैन बी यूज टू रिमूव सल्फर एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। ये बिल्कुल सही है। जो ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन टेक्निक को यूज किया जाता है फॉर फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। राजस्थान के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, नहीं गाइस, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो गुजरात है। ये आपको पता भी होगा, हमने कवर किया है। 71.1% के मेनली गुजरात क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इन इंडिया सॉल्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मॉनिटर्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गाइस हमने ये सेम जो क्वेश्चन किया था, हमने किया था विजन की किसी टेस्ट सीरीज में किया था, उस वक्त हमने ये सेम स्टेटमेंट किया था। हमने उस वक्त बोला था कि जो सॉल्ट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो कौन मॉनिटर करता है वो अलग से सॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ड्यूटी है, ना कि FSSAI की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट के इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर के नाइदर 1 नॉर 2। With reference to the district judge, consider the following statement. She has the सुपरवाइजरी पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल सही है। अपील जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट होती है वो सेशन जज में नहीं गई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज है वो खुद ही क्या है, सेशन जज की तरह एक्ट करता है फॉर क्रिमिनल केसेस, और फॉर सिविल केसेस इट ही एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो इसकी जो अपील होती है वो मेनली हाई कोर्ट में होती है। शी हैज़ द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है, वो कोई भी सजा दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी, कैपिटल पनिशमेंट की। लेकिन जो कैपिटल पनिशमेंट की सजा है वो क्या करती है, पहले कंफर्म की जाती है, ठीक है, दूसरे कोर्ट से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वैसे सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। विद रेफरेंस टू टू इंपॉर्टेंट जेंडर दैट इज द हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द कार्नेटिक म्यूजिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो रिलीजन से एसोसिएटेड है, जबकि जो कार्नेटिक म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो सेकुलर है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो हिंदुस्तानी या फिर जो कार्नेटिक म्यूजिक है, दोनों क्या है, रिलीजियस इन नेचर है, ना कि सेकुलर है। तो ये गलत हो गई। वाइल जो कार्नेटिक म्यूजिक है इज एसोसिएटेड विद सेवरल क्लासिकल डांस फॉर्म, हिंदुस्तानी म्यूजिक इज नॉट रिलेटेड टू एनी क्लासिकल डांस फॉर्म। तो गाइस ये गलत है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी क्या डांस फॉर्म है, ठीक है। द सारंगी एक मेजर अकॉम्पनेंट है हिंदुस्तानी में, वाइल जो वायलिन है वो कर्नाटिक में। तो ये बात बिल्कुल सही है, ओनली द थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द ओशन करंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओशन करंट जो फ्लो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो गाइस ये करेक्ट नहीं होती हमेशा। अगर आप इंडियन ओशन की अगर आप ओशन करंट्स पढ़ोगे तो उसमें क्या, जो समर और विंटर में जो ओशन करंट्स होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये गलत होगी। काउंटर इक्वेटोरियल जो करंट है गाइस ये मेनली इंडियन ओशन में होती है, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। इन द लोअर लॉटिट्यूड्स वार्म ओशन करंट्स मूव अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड केस में नॉट करेक्ट है। बायो कंट्रोल एजेंट्स वो नेचुरल एनिमल्स होते हैं या फिर क्रॉप पेस्ट के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। दे आर यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड द पेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रूवन बायो कंट्रोल एजेंट। बैक्यूलस, ड्रैगन फ्लाइज, बैक्यूलोवायरस। तो गाइस ये स्किप किया, तीनों क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। देखो फिरोमिक एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी होती है, ये एक न्यूज़ में थी, ये रिसेंटली अनाउंस की यूज़ की गई है फॉर द बाय द कॉटन फार्मर्स इन तेलंगाना टू टैकल द डेडली पिंक worm. In this context,
फेरोमोन्स आर डस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो कोई फेरोमोन्स किसे बोलते हैं? दीज आर द केमिकल्स विच कैन एक्ट लाइक द हार्मोन्स एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ अ टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। सो करेक्ट स्टेटमेंट केस में सी। अगर आपको क्या देखना स्वैम्प डियर को देखना है, दैट इज द बारासिंगा, अगर उसको नेचुरल हैबिटेट में, तो आपको कौन से नेशनल पार्क में विजिट करना पड़ेगा? तो अगर हमने ये सेम क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो आपको बताना गिर नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, क्यूबोल लमजाओ नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क। तो भी अगर आपको बारासिंगा को देखना तो आपको एमपी में जाना पड़ेगा, दैट इज द कान्हा नेशनल पार्क में। अब आपने कुछ टर्म्स है आपने बताने हैं, क्या उस टर्म्स को क्या प्रोसेस है, क्या सही है। मर्जर क्या हम बोलते हैं? जब टू और मोर कंपनीज कंबाइन करते हैं टू फॉर्म एन एंटायरली न्यू कंपनी। देखो ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम किसी दो कंपनीज को मर्ज करके क्या है, या तो न्यू कंपनी बना रही है या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी बना रहे हैं, तो हम उसको मर्जर बोलते हैं। अमेलगमेशन में हम मेनली क्या करते हैं, दो या किसी कंपनी को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, एंटायरली न्यू कंपनी बनाते हैं। ठीक है, मर्जर एक एमलगमेशन में क्या डिफरेंस है कि इसमें एंटायरली न्यू होती है, जबकि मर्जर में क्या हो सकती है, एग्जिस्टिंग भी हो सकती है, न्यू भी हो सकती है। ठीक है, टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन एग्जिस्टिंग कंपनी एब्जॉर्बिंग द अदर टारगेट, नहीं गलत होगी। एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, मेनली जो वन कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको खरीद लेती है और उस पर कंट्रोल बनाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। फूड कुक्स फास्टर, फूड आपको पता है प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है और वहाँ का जो प्रेशर होता है अंदर का वो इंक्रीज कर देता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड। तो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम रिगार्डिंग द इजारा जारी सिस्टम। तो जो इजारा जारी सिस्टम है ये मेनली लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ही है। ठीक है, इट entailed a system under which through which the revenue collecting right was auctioned out to the highest bidder। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार रॉबर्ट क्लाइव ने, तो गाइस ये गलत है, इसको ही शाहजहां मुगल के टाइम से ये इसको टैक्स को लगाया जाता था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंगडम ऑफ साउथ ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के ड्यूरिंग क्या है, क्या रेवेन्यू का क्या सोर्स होता था, एग्रीकल्चर शेयर, ये बात बिल्कुल सही, कस्टम ड्यूटीज भी लेते थे, हम स्पॉइल्स ऑफ वॉर से भी लेते थे। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। वॉशिंगटन कॉन्सेंसस क्या समझते हो, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस हमने क्या पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, हमने इकोनॉमी में जो हमने टेस्ट सीरीज करी है। वॉशिंगटन कॉन्सेंसस मेनली क्या होता है, IMF के अंडर होता है। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, ए है। ठीक है, अगर वाशिंगटन कॉन्सेंसस देखो कहीं भी IMF याद कर लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन बैंक एसोसिएशन। जो मेंबर्स होते हैं इस एसोसिएशन की वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक से लिए जाते हैं, तो गाइस ये गलत है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकते हो। ये डिसाइड करता है वेजेस ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। एज ऑफ नाउ जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है इज नाउ कंसीडर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, अभी तक इसको कंसीडर नहीं किया गया एज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2 RTA। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप याद रखना कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसको पब्लिक अथॉरिटी अभी तक कंसीडर नहीं किया गया। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने बताना जो चेयरमैन होता है ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज इन द लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। ये बिल्कुल सही, स्पीकर क्या करता है, हर कमेटी का जो चेयरमैन है वही नोटिफाई करता है, वही नॉमिनेट करता है। जो जनरल पर्पस कमेटी और जो रूल्स कमेटी होते हैं वो मेनली डिप्टी स्पीकर के द्वारा हेड होते हैं, नहीं गए। जो जनरल पर्पस कमेटी और जो रूल्स कमेटी होती है या जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको मेनली क्या स्पीकर ही हेड करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होगी, ओनली जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है 1। द पावर टू मेक लॉज विद रेफरेंस टू द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज विद द पार्लियामेंट एंड नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। आपने बताना है कौन से लॉज हैं जिनको पार्लियामेंट लॉज सब्जेक्ट बना सकती है, वो नहीं कहते। प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। एम्पावरिंग सबॉर्डिनेट कोर्ट्स टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये बात तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लोग क्या स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, आपको पता है यूपी कोका है, एम कोका, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने बना रखी है। तो अगर आपको ये पता होगा कि 3 नहीं है तो आप 3 को एलिमिनेट कर देना, आप अपने पहुंच जाओगे, 1 करेक्ट है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखो गाइस फिर आगे एक एक्ट, ठीक है, तो ऐसे एक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डज रिजर्व द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 77। ये बिल्कुल से डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ वाइसरेग्स। ये बिल्कुल से इस वक्त का ओपन कंपटीशन एग्जाम को स्टार्ट किया गया। तो गाइस जो आपको पता है चार्टर एक्ट 1853 में स्टार्ट किया गया था, ना कि 1861 में, तो ये गलत हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 1 और 2। ठीक है, थर्ड को आप एलिमिनेट कर सकते हो। With reference to the uniform code of the pharmaceutical marketing practices, consider the following statement. It is a set of guidelines issued to doctors and the healthcare personnel for ethical practices in prescribing medicine। नहीं गाइस ये गलत है, ये नेचर बाइंडिंग होती है, नहीं ये भी गलत है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट केस में इनकरेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3। ठीक है, तो गाइस इसमें बात करिए प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस की, दैट इज द आर्टिकल 20 की बात करिए। कंपल्सरी नार्को एनालिसिस टेस्ट डज नॉट वायलेट द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ, तो ये वायलेट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होती है फॉरेन सिटीजन के पास भी अवेलेबल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो ये एब्सोल्यूट भी होता है। ठीक है, अ सिविल लायबिलिटी और अ टैक्स कैन बी इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली, ये बात बिल्कुल सही है। रेट्रोस्पेक्टिवली क्या हम इम्पोज कर सकते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, देखो फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट इसलिए था ताकि हम क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को हम क्या कर सके, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। इट वाज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैक ऑफ एक्शन इन क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। और आपने बताने कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स हैं, क्या उनकी मीनिंग्स आपने बताना। देखो इकोफिन क्या होता है, सपोज करो आप कुछ समय से क्या है, आप कहीं और देश में रह रहे हो, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट की वजह से क्या है, जो आप में टेम्परेरी चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज आते हैं, उसे हम इकोफिन बोलते हैं। सपोज करो आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा गर्म होता है। अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में ठंडा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा आप गोरे गोरने लग जाओगे। ठीक है, तो ये होता है आपके क्या है, स्पीसीज चेंज इन द स्पीसीज ओइंग टू द एनवायरनमेंट अडेप्टेशन विदाउट, लेकिन आपके जेनेटिक में चेंज नहीं आता, जीन्स चेंज नहीं आता, तो ये बात बिल्कुल सही है। इको टाइप में क्या होता है, जब आप काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहते हो, तो आप धीरे धीरे क्या आपके जो जीन्स में है चेंज आने लगते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जेनेटिकली डिस्टिंक्ट जियोग्राफी वेराइटी विद इन स्पीसीज, ये बात बिल्कुल सही है। इको स्पीसीज में कहते हैं मॉर्फोलॉजी का सिमिलर स्पीसीज प्रोड्यूसिंग वायबल ऑप्शन, तो ये गलत बात होगी। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। देखो टर्म 2020 CD3 ये भी न्यूज़ में तो गाइस ये क्या था, ये एक्सप्लोरर था, अभी नासा ने बताया था कि ये अर्थ के ऑर्बिट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं क्या होता है, हार्मफुल पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ द एथनिक स्टॉक वर नोन एज, देखो इनको इंडोस्किचन्स भी बोलते थे। इन्होंने रूल किया थ्रू गवर्नर्स और सबऑर्डिनेट रूलर्स नोन एज द शपतार्थ बोलते थे। इनका ओरिजिन मेनली कहाँ से रहता था, जो इनके ओरिजिन की हिस्ट्री है वो हमें कहाँ से देखने को मिली, थ्रू इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइंस। किंग मोगा थे, वो एक इंडोसिथन रूलर थे। तो कौन सी डायनेस्टी की बात करें, तो गाइस शाकास, हुनास, कुशानास या शुंगास। देखो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, शाकास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो क्या लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल क्या है उसको अलाउड होता है कि आप कुछ परसेंट जो मनी क्या है आप फॉरेन में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, द स्कीम अलाउज ऑल द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स टू रेमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो क्या हम क्या करते हैं, ओनली रेजिडेंट्स को, इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं, ना कि कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म को नहीं करते, तो ये गलत होगी। द रेमिटेंस फैसिलिटी अंडर द स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड, ये बात बिल्कुल सही है। उस फैसिलिटी को आप क्या करते हो, तो ट्रेडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या टैक्स जो रिमूव कलेक्ट होता था एट सोर्स ऑन LR, उसको रिमूव किया, तो ऐसा नहीं है, उसको रिमूव नहीं किया है। तो ओनली स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो क्या है, सेकेंड। दिवाली डिक्लेरेशन मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन, तो क्या हमने सेम क्वेश्चन कल किया था लॉर्ड इरविन के बारे में। तो लॉर्ड इरविन मूवमेंट यही था कि जब इरविन डिक्लेरेशन में ये होता है कि लॉर्ड इरविन ने क्या किया, अनाउंस किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्चुअल में क्या इंटेंशन है, टू फैसिलिटेट इंडियन अटेन डोमिनियन स्टेटस इन द फ्यूचर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट केस की सी है। अब आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल अलाउज फॉर द रिलीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, तो लास्ट स्टेप क्या होता है भाई, क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पैसेज आपने बताना है, अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड ही हैड बीन अ सर्विस ऑफ, ये क्या करते हैं, इसकी सर्विस में थे। ठीक है, तो आपने बताना भी, आप ये पढ़ लो पूरा ग्राफ, तो मैं आपको बता दूँ तो जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, नरसिम्हा सेकंड है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द मानसून जो एक्सपीरियंस होते हैं अबाउट द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मेनली रिसीव्स ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये बात बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट की जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ये बात बिल्कुल सही है। द पोजीशन ऑफ द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम ओवर अफ्रीका डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मानसून हियर, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल उसमें लगाना है। देखो आपको पता सबसे पहले क्या आएगा, साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था भाई, दिल्ली प्रपोजल आया था, फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, 1927 में आया था, फिर उसके बाद क्या होता, सबसे एंड में क्या होता, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, 1342। Consider the following statement regarding the renewable energy certificate. Renewable energy certificate mechanism is a market-based instrument to facilitate the compliance of renewable energy purchase obligation, पर बिल्कुल सही है। अब आप क्या करते हो, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का सेल परचेज करते हो तो उसके बदले में आप करते हो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट देते हो। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ओनली पावर हाउस है कंट्री में, तो ट्रेडिंग में एंगेज PXIL भी था, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये गलत होगी। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दो तो आप क्या इस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे दो स्टेटमेंट में। रिसेंटली क्या रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को एक्सटेंड किया फ्रॉम GST टू प्रमोट रिन्यूएबल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी लिंक है, इसको क्या हमने GST से एक्सपेंड नहीं किया, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमने क्या किया, इसमें जो सोलर एनर्जी को हम काउंट नहीं करते तो उनको काउंट करना शुरू किया, तो ओनली तो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, 1 ओनली।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो राइट टू रिकॉल एट द सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल इन इंडिया। तो यार वैसे देखो जो राइट टू रिकॉल होता है ये मेनली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जिस कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे ये राइट होता है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है, सेंट्रल लेवल में भी नहीं है, स्टेट लेवल पे नहीं है, लोकल लेवल में कुछ स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगी क्योंकि इन्होंने बोला कि कहीं पे भी नहीं है, तो ये गलत है, एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ के लोकल लेवल में है। देयर हैज बीन नो रेफरेंडम इन इंडिया सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कम इनटू द फोर्स। फिर इससे क्या 6 रेफरेंडम है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में इनकरेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल, इट कैन नॉट बी रेफर टू अ जॉइंट सिटी कमेटी। आपको पता है मनी बिल में मेनली के लोकसभा की मोनोपोली होती है, तो इसके अगेंस्ट कभी भी जॉइंट मीटिंग नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्पीकर क्या, अगर स्पीकर को डिक्लेयर करना है मनी बिल को, तो क्या उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स से कंसल्ट करना पड़ेगा? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, स्पीकर क्या अपने हिसाब से क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड हिज असेंट टू मनी बिल, नहीं, तो प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, चाहे वो असेंट दे भी सकता है और विदहोल्ड भी कर सकता है। A constitutional amendment bill is treated as a money bill if all its provisions are dealing with the matters mentioned under article, नहीं, देखो ऐसा नहीं होता, तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ओनली 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम न्यायालय, दीज कोर्ट्स आर बैक्ड बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है। इनके बाद जुरिस्डिक्शन होती है ओवर सिविल केसेस ओनली, नहीं भी क्रिमिनल केस को भी जुरिस्डिक्शन में ले सकती हैं। अपील्स शेल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट सेंटेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्राम न्यायालय, वो हाई कोर्ट में, देखो इस अपील को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लेके जा सकते हो, तो ये गलत हो गया, तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजिंग वायरस, आपको बताना कौन सा जो वायरस है वो मेनली ह्यूमंस में बैट्स के थ्रू पहुंचा, इबोला, कोरोना वायरस, निपा वायरस, तो तीनों के बैट्स के थ्रू पहुंचे हुए हैं। विद रेफरेंस टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये लार्जेस्ट एल्यूवल ट्रैक है वर्ल्ड में, तो ये बात बिल्कुल सही है। इट वॉज फोन बाय द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ बोथ द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर इन जियोसिशन, ये बात भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। अरेंज द स्पीड ऑफ द साउंड, आपने बताना जो स्पीड ऑफ साउंड का किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इंक्रीज ऑर्डर में लगाना, तो कैसे सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में होती है और सबसे कम को होगी गैस में होगी, ठीक है। देखो जो करेक्ट आंसर है वो 3, 2, 1 है। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्या है 51 to 100 क्वेश्चन को कवर कर दूँ। तब तक के लिए बाय, टाटा।